अस्सलाम वालेकुम। इसारा नगर सलाम कबूल की जगह इसारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। ये जो मैं मोबाइल ये सब देख रहा हूँ तो ये ना समझिएगा कि कोई शायद मुझे मोबाइल की वो है। मैं सब ये देखता हूँ कि मेरा वीलॉग कब कितने बजे स्टार्ट हुआ और कितने बजे ख़त्म करना है। मैं ये नहीं चाहता को लंबा बोली जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसारा नगर सलाम कबूल की जगह इसारा ने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। ये जो मैं मोबाइल ये सब देख रहा हूँ तो ये ना समझिएगा कि कोई शायद मुझे मोबाइल की वो है। मैं सब ये देखता हूँ कि मेरा वीलॉग कब कितने बजे स्टार्ट हुआ और कितने बजे ख़त्म करना है। मैं ये नहीं चाहता को लंबा बोली जा कि आप थक जाएँ। मैं चाहता हूँ मैं स्मार्टली बोलूँ और वो बोलूँ जिससे आप जितना आप सुनना चाहते हैं और इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान के बाद जहाँ रहते हैं जिਉਂਦੇ वसदे रहो, शाद आबाद रहो, शाला जवानियाँ मानो। अब जवानियाँ मान तो नहीं सकते, जो मेरे जैसे बूढ़े ठहरे उनको तो जवानी गई जवानी फिर नहीं आती। लाख खुराकें खाई, यानी गई भी जवानी वापस नहीं आती, जितनी मर्जी खुराकें खाएँ। वैसे आपस में कहले कहते सोचा कि 60 प्लस ही पूरे दुनिया में टॉप हीरोज़ क्यों हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, शान, अजय देवगन, जिसका नाम ले, टॉम क्रूज़, एवरीबॉडी प्लस 60 प्लस है। मतलब 60 के बाद ही असल काम शुरू होता है। इसलिए मैं भाई अपने आप को बुढ़ा शुढ़ा नहीं समझता। आज का जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 घंटे इजलास हुआ है, 8 घंटे मुसलसल इजलास हुआ है। मुतअद्दिदा अपोजिशन का बड़े फ़ैसले हुए हैं और इन फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं। यानी आप समझ लें कि मामला अब फाइनली एक मंतकी अंजाम की तरफ। मेरे ये कुछ जज्बातियत में नहीं कह रहा। ये मई है ना, मई, जून, जुलाई, सितंबर तक बहुत कुछ मुझे जो मेरा तजिया कहता है बदल जाएगा। बाकी अल्लाह जाने, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, मेरे पास इल्म नहीं है। लेकिन मुझे जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये कि 8 घंटे के तवील इजलास के बाद जो फ़ैसले हुए हैं वो यकीनन बड़े दूररस होंगे। ये फ़ैसले क्या हुए हैं? दूसरे ये कि आज पूरे पाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। जमात इस्लामी ने बीच में हिस्सा डाला। क्या बना, क्या रद्द-ए-अमल आया? ये क्या इससे को हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये बड़ा दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा चाह रहा था कि एक आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कर लूँ। एक तो लाहौर से गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब जो रुकन आज़ाद कश्मीर हैं और वो PTI के महल लाहौर के सेक्रेटरी जनरल भी है, उनके घर पुलिस ने छापा मारा और उनको ले गई उठा के, और उनको 9 मई के नामालूम के केस में उनको जो है उसमें महल गिरफ़्तारी भी डाल दी गई है। आप इससे अंदाज़ा कर लें, जब मैं ये कहता हूँ कि पंजाब के अंदर एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जिसमें ना सिंध में आपको ऐसा नज़र आएगा, ना KP में नज़र आएगा, ना बलूचिस्तान। सिर्फ पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पे आपको कानून ये वो सब कुछ ऐसा ही ड्रामा नज़र आएगा। आप अंदाज़ा कर लें कि एक शख्स रुकन असम्बली है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस इलेक्शन को जीतने के लिए सेम रेप्लिका जैसे हमने विफाक के इलेक्शन के अंदर PTI के साथ किया था, गिरफ्तारियां हुई थी, बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई थी, वही सब कुछ पैटर्न दोबारा दोहराया जा रहा है। गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन्हें नाम ले जाया गया है, आज उनका महल जुडिशल भी हो गया है। अंदाज़ा कर ले कि किस तरह यह पंजाब हुकूमत जो है वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। खैर कोई बात नहीं, इक़्तिदार कभी हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहता, ये याद रखिएगा। दुनिया में जो बड़े बड़े ताकतवर आए, कोई फ़िरौन का सोच सकता था कि उसके साथ ऐसा होगा? दुनिया के जितने, इवन के आप अब अलेक्जेंडर का ले लें, इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, और जिनको आप मार रहे हैं उन्हें मार खानी आती है, आपको नहीं आती। ये आपको वक्त आने पे समझ आएगी कि आपने अपने लिए कितने गड्ढे खोदे। एनीवे, मैं वो किसी और तरफ चला गया। बात मैं कर रहा था सीनियर सहाफ़ी सनाउल्लाह साहब, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा ये जो बाकू में ये मीटिंग हुई है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये तो बल्दियाती कॉन्फ्रेंस थी और उसमें सिंध ने अपना एक नाजिम के लेवल का बंदा भेजा है और पंजाब से पूरी आधी काबीना, चीफ सेक्रेटरी और पता नहीं कौन कौन, और वो 1200 करोड़ का तैयारा, उसका वहाँ जाना आना खर्चा, वहाँ पे
उसका जो पार्किंग है उसका खर्चा, उसके अमले का खर्चा, ये जो 15-20 लोग गए इसका खर्चा, ये सब पंजाब के अवाम ने दिया है, वो भूखे नंगे अवाम ने जो सड़कों पर रुलते फिर रहे। लेकिन भाई क्या किया जा सकता है? मुझे लोग कहते हैं कि तुम यहाँ लाहौर में बैठ के इस तरह की बातें करते हो तो चुक लेंगे। तो मैं कहा अल्लाह दी मर्जी, मैं हूँ की कर सकना, मैं या तो मेरी ज़बान बंदी हो जाए, मैं ऐसे बैठ जाऊँ, नहीं तो भाई मैं तो जो मेरा ज़मीर कहेगा मैं बोलूँगा। बाकी अल्लाह जाने यार। लेकिन अब आ जाए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। अभी मैं आ रहा हूँ वो 8 घंटे के इजलास की तरफ, लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प 2-3 चीज़ें। अभी मैं जब आपसे व्लॉग करने लगा था तो मैंने देखा कि कराची में एक तकरीब में बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद हैं और शारा भुट्टो का इफ्तिताह है जिसमें सिंध की पूरी काबीना मौजूद थी। एक तो किसी कौम की तरक्की का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देख लें कि उनके लीडरशिप जो है किस किस्म की तकरीबात का हिस्सा होती है। यानी आपने अमेरिका में कभी सुना है कि किसी सड़क के इफ्तिताह पे उनकी पार्टी का पूरा अमला और वज़रा और सारे जाके बैठ गए हों? या अंडरपास का इफ्तिताह होता है तो वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म तक होते हैं और वो कहते हैं देखें हमने टाइम पे ये काम मुकम्मल किया। यानी कि हमारे यहाँ जो काम मेरिट के ऊपर टाइम पे मुकम्मल होता है, हम उसे कारनामा का अंजाम देते हैं। इससे कौमों के माइंडसेट का अंदाज़ा कर लें। दुनिया मरीख के ऊपर जाके सड़कें बनाने का प्लान कर रही है और हम शारा भुट्टो बना के तालियां बजाते हैं कि हमारा बड़ा काम है। और ज़रा मुलायजा करें, पंजाब और केपी ने सिंध ने केपी की गंदम की नकलो हरकत जो है ना वो रोकी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, सीएम केपी के कहते हैं। उन्होंने कहा, अपनी गुफ्तगू में कहा कि विफाक ने गैस रोक दी है, पंजाब ने हमारी जो है कहा कि गंदम जो है केपी में नहीं जाएगी, वहाँ से सिंध वालों ने कहा केपी में नहीं जाएगी। और आप ज़रा 2 नंबरी मुलायजा करें कि आज बिलावल भुट्टो की जब फैसल करीम कुंडी साहब से मुलाकात हुई है जो गवर्नर हैं, तो फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जी केपी में गंदम का बड़ा बहरान आया हुआ है। तो बिलावल भुट्टो ने कहा अच्छा देखते हैं करते हैं। यानी आप ज़रा मुनाफकत की इंतहा देखें। क्या आपको नहीं पता कि सिंध ने भी नकलो हरकत रोकी हुई है, पंजाब का भी है? एक सूबे से किस चीज़ का आप इंतकाम ले रहे हैं? इसका कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है, वहाँ आप लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, सब पंजाब में कर सकते हैं या सिंध में कर सकते हैं, तो आप उसका इंतकाम उसकी आवाम से लेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी, जब वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें सीएम केपी यूँ करके कर रहे हैं, तो जब इससे पहले क्या कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के लोगों ने पुलिस के अफसरों और क्या नाम है आला उनके लिए उंगलियां उठाई या उन्हें उंगलियों पे उठा लिया, तब तो किसी ने बात नहीं की थी। बहरहाल शेला अफरीदी की जाने, शेला अफरीदी जाने, मेरा उससे क्या ताल्लुक़ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान के माइंडसेट का बता रहा हूँ कि किस तरह हम खामोशी से पाकिस्तान में सूबाइयत का जहर फैला रहे हैं। और जब ये जहर फैल जाएगा तो हम कहेंगे ओ नहीं जी देखें ये वतन दुश्मन है, ये वो। तो जो कुछ हम कर रहे हैं जिसमें हमने जमहूरी आज़ादियाँ ख़त्म कर दी, वो वतन से मोहब्बत है? उसे वतन का कहेंगे पप्पे ले रहे हैं आप, जफियाँ डालने वतन के साथ। आइन की जैसे खिलवाड़ आपने किया है गिलगित पाकिस्तान के इलेक्शन में, जिस तरह आपने इलेक्शन चोरी किया और उसके बाद अब गिलगित बल्तिस्तान में वही सारा कुछ रिपीट कर रहे हैं, तो ये आइन से वफादारी है? अगर सीएम केपी कहते कि तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो तो ये बहुत बुरी बात है, इस पर प्रोग्राम होंगे कि देखे सीएम केपी ने कैसी बुरी बात कह दी। लेकिन अगर आप आइन तोड़ें और आप आइन को खिलवाड़ बना के रख दें, सुप्रीम कोर्ट कह के इलेक्शन कराएं और सब इदारे के हम नहीं कराते, तो की कर लेंगे साडा बंदियाल चल निकल, तो फिर आप क्या कर लें? उस वक्त का सदर मुमलिकत इलेक्शन कमिश्नर से कहे कि मैंने मुलाकात करनी है और वो कहे नहीं मिलता भी मैं तेरे नाल, और उसी शाम को वो अमरीकी सफारतकार से जाके मिले, तो ये वतन से मोहब्बत है? छोड़े साइफर को, तो मैं बात ही नहीं कर रहा। आइन तो ये कहता है कि जो ऊपर बैठे हुए हुक्मरान है वो अपनी हुकूमत के एज पे फ़ायदे नहीं उठाएंगे। आपको पता है इस हुकूमत का एक अहम तरीन शख्स जिसके पास 2 बड़े ओहदे हैं, 2 बड़े ओहदे, टॉप 2 वो हैं। वो एक दौर में जब वज़ीर ख़जाना था और पाकिस्तान ने डॉलर जो हैं वो मुंजमद करने थे, उसने क्या किया, उसने कौमी ख़जाने से ऑफिशियली कर्ज़ा लिया। कर्ज़ा लेके उसने मार्केट से डॉलर उठाए।
डॉलर उठा के अपने पास रख दिए। उसे पता था कि मैंने हफ्ते बाद इन डॉलरों को 12 रुपये महंगा करना है। 12, उसके बाद उसने कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉलर 12 रुपये महंगा किया। जो डॉलर उसने मार्केट से उठाए थे वो 12 रुपये पर डॉलर के एज से बेचे, और बेचने के बाद ख़जाने में वो पैसे जमा कराए और वो चिट्टी चिट्टी दिहाड़ी लगा ली। ये इतने कार्स का, ये उसकी मेहरबानी है कि उसने ख़जाने के पैसे वापस कर दिए। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में किस तरह पाकिस्तान के वसाइल से और उससे खिलवाड़ हो रहे हैं। अच्छा जी, छोड़े, मैं गल किथे दी किथे चली जाती है। इस्लामाबाद में महमूद अचकज़ई साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिस 8 घंटे तवील इजलास हुआ ये, और इस इजलास के अंदर एक 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो तय हुआ है, और वो ये है कि भाई इमरान खान को बाहर लाना है। इमरान खान को बाहर लाने के लिए जो करना पड़ा वो करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि अब पीटीआई और पीटीआई से जुड़े हुए वो लोग जो ये कहते थे कि जी बातचीत से कोई शायद इमरान खान को रिलीफ मिले, वो मायूसी की इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उनका ये कहना है कि शायद हम गलत थे और हमें अब, आपको याद होगा सीएम केपीके ने भी एक दफ़ा अब इससे कुछ अर्से पहले एक तकरीर की थी। उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह मामलात जो है वो सीधे पधरे हो जाऊँ। कहता कि मैंने दहशतगर्दी पे अपने यू टर्न ले लिया, मैंने जनाब अली के ऑपरेशंस के हवाले से यू टर्न ले लिया, लेकिन शायद जो रियासत है, सिस्टम है, वो पीटीआई को माफ़ करने पे तैयार नहीं है। और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जी शायद मुमकिन नहीं है कि कोई बातों से हो सके। अब ये महमूद अचकज़ई के ज़ेर सदारत इजलास 8 घंटे हुआ, इसमें राजा नासिर अब्बास और बाकी लोग भी थे, और ये उनका कहना ये कि जी इमरान खान को अगर बाहर लाना है तो इमरान खान एक ही तरीके से बाहर आ सकता है, वो है एहतिजाज। अब मुझे नहीं पता भाईजान कि इनमें कितने तप्पड़ हैं, ये एहतिजाज कर सकते हैं कि नहीं। आगे से जून जुलाई का महीना है, इतनी शदीद गर्मी में कौन एहतिजाज के लिए निकलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर तो ये तय कर लिया गया कि अब पीटीआई प्रोसीडिंग नहीं चलने देगी। आगे से आ रहा है बजट इजलास, उसके बाद 28वीं तरमीम, पार्लियामेंट का स्मूथ चलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर पीटीआई और क्या कहते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन जो है पार्लियामेंट के अंदर एक स्टैंड ले लेती है तो एक रफड़ पड़ सकता है किसी तक, कम से कम कुछ नहीं होगा तो भाई ये तो रजिस्टर होगा कि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग मौजूद हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज पाकिस्तान में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने महंगाई के ख़िलाफ़, पेट्रोल के ख़िलाफ़, टैक्सेस के ख़िलाफ़ मुंतकिल हड़ताल का ऐलान किया। जमात इस्लामी ने भी किया। मैंने आपको रात ही कहा था कि ये तो नहीं होगा को कोई मतलब रोड बंद हो जाएंगे, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, लेकिन आप कुछ तो रजिस्टर कर सकते हैं। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर एहतिजाज हुआ, थोड़े लोग निकले तो सही ना, कुछ चीज़ों का आगाज़ तो हुआ। लाहौर में कैदी नंबर 804 के नारे लगे, तो लाहौर जिसके अंदर एक खौफ की फ़िज़ा है, जिसके अंदर कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई पीटीआई का नाम ले सकता है, उसमें अगर नारे कैदी नंबर 804 के लग रहे हैं तो कुछ तो कोई तो सकूत टूटेगा ना, किसी तरह तो कोई कहीं से नुक्ता आगाज़ होगा। सो आज का जो एक हड़ताल थी वो कोई शटर डाउन हड़ताल तो थी नहीं कि जनाब इसमें शटर डाउन होंगे और उसके बाद जनाब अली पूरे मुल्क के अंदर ऊँझे फिर जाएगा। जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया। जमात इस्लामी का एहतजाज तो कसम में मैंने बड़ा डर लगता है। वो जब भी कोई कुछ एहतजाज करती है मैंने लगता है कि किस पता नहीं उसे किसने उकसाया है, किसने, समझ दो ना, इतना तो आप समझते होंगे ना, क्योंकि जमात इस्लामी ने हर मुश्किल मौके पे कंधा तो फराहम किया है कि सर हाजिर है हमारा कंधा। पिछली दफ़ा जब IPPs के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ उन पर प्रेशर डालना था तो जमात इस्लामी ने, PTI को इजाज़त नहीं मिली थी, PTI ने कहा बंदा बाहर निकले तो फड़का देंगे, लेकिन जमात इस्लामी को प्रोटोकॉल के साथ बताया गया कि ये रूट होगा, यूँ जाएंगे, आप यूँ जाएंगे, और फिर जमात इस्लामी ने वहाँ जाकर एहतजाज किया। और अल्लाह का शुक्र है IPPs के ख़िलाफ़ जब उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया तो उस दिन बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ गई थी। तो मैं तो अब जब भी वो निकलते हैं मैं जोड़ लेना कि भाई जान आप खुदा का वास्ता घर बैठ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी, 80 भूखे मर जाएंगे, कोई गल नहीं की, तो कोई नवा टैक्स ला के उठोगे। बहरहाल आज का जो है कम नुक्ता आगाज़ में कह सकता हूँ, और आने वाले दिनों में जो मैं जून जुलाई तक कह रहा हूँ
मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है और ये एक्सपायरी डेट पे चल रहा है। एक रूमर्स मुसलसल चल रही है कि जी क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो आपस में मिलने जा रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आज जो कराची में जलसा हुआ उसमें भी उन्होंने इनडायरेक्टली पंजाब हुकूमत पे तंज की है और वो अपनी तनकीद की है कि जी हम कोई दो शहरों के गिर्दी सड़कें नहीं बनाते या हम एक शहर को नहीं नवाजते, हम पूरे सिंध के लिए करते। उनका इशारा मरीम नवाज साहिबा की तरफ था, पंजाब की तरफ था कि जी जितने आपके वसाइल हैं आप लाहौर में झोंक देते हैं ताकि लाहौरी आपसे मुतमईन हो जाएं और अगली दफ़ा जब इलेक्शन हो तो जैसे पिछली दफ़ा लाहौरियों ने आपको रिजेक्ट किया ऐसे ना करें, इसलिए हम पूरे टिका के पैसे जो है आपके ऊपर खर्चें। लेकिन इसके बावजूद भी लाहौर के अगर किसी को शौक़ है ना कि ये कहने का कि जी लाहौर बड़ा क्लीन हो गया तो मेरे साथ चले, पुलिस का जो हाल है आप सोच नहीं सकते लाहौर में। मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं किसी गुस्से या जज्बातियत में नहीं कह रहा, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या कहते हैं लाहौर का क्या हाल है। और आखिरी इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप ये मेरा वीलॉग देख रहे होंगे तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ईरान पहुंच चुके होंगे। अच्छा, अब जनरल आसिम मुनीर साहब का मैं 2 दिन से कह रहा था कि उनका ईरान जाना तय है क्योंकि आलमोस्ट अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं वो फाइनल स्टेज पे जा रहे हैं और इसका क्रेडिट नो डाउट पाकिस्तान की एफ़र्ट्स को जाता है। अब ये तो फिर मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं अपने काम कहेगा कि अभी आप ये भूल जाएं कि कोई फाइनल किस्म का कोई हमेशा के लिए अमन के लिए मुआहदे पे दस्तखत होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा जब तक यूरेनियम का मसला हल नहीं होता। और आज उनका जाना इस बात की अलामत है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ मामलात पे मुफाहमत हो गई और इस बात की भी अलामत है कि पूरी दुनिया शहबाज शरीफ पर नहीं ट्रस्ट करती, इसहाक डार पर ट्रस्ट नहीं करती, वरना इस तारीख़ी मौके के ऊपर शहबाज शरीफ को वहाँ होना चाहिए था। लेकिन शायद शहबाज शरीफ अपनी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में खो चुके हैं। यही वजह है कि आज इस तारीख़ी मरहले पे जब ईरान ने इस बात का इकरार करना है कि जी चलें ये मैं अमेरिका नाल बेजन को मामला कर लेता हूँ, तो शहबाज शरीफ या इसहाक डार वहाँ नहीं गए बल्कि गए तो आर्मी चीफ गए, जिसकी का मतलब ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में शहबाज शरीफ वाला तकरीबन अपसलीट हो चुका है, इसकी कोई वक़्त गुंजाइश नहीं रही। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे ही ईरान अमेरिका का को मामला सीधा होगा क्रेडिट कहीं और जाएगा। क्रेडिट और जाने का मतलब होगा कि ये सिस्टम तो डिलीवर नहीं कर रहा, क्योंकि हम तारीख़ के बदतरीन मुआशी बुरान का शिकार हैं। 1971 के बाद पहली दफ़ा इतनी कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान की तारीख़ में इतने क्यों कम है आप समझे, इसलिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है। पूरी दुनिया को महफूज करने वाला पाकिस्तान खुद कितना गैर महफूज है, इससे अंदाज़ा कर लें कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार नहीं है। ये बात